जी, आपके सवाल हमारे जवाब। मौजूदा हुकूमत की जैसी कारकर्दगी रही है उससे तो ऐसी लगता था कि ये 2 साल भी अपने पूरे नहीं कर पाई है, मगर इमरान खान की एक धमकी है जिसकी वजह से हुकूमत ने 3 साल अपने पूरे कर लिए हैं और शायद अपनी जो मुद्दत है 5 साल की वो भी पूरी कर ले। इमरान खान ये धमकी देते हैं कि अगर मैं ऐवान में अपनी अक्सरियत साबित नहीं कर सका तो मैं अपोजिशन में बैठ जाऊंगा और फिर मैं बताऊंगा कि लोगों को सड़कों पर बाहर कैसे निकाला जाता है। उनकी इस धमकी से शायद अपोजिशन भी डर गई है और इस्टेब्लिशमेंट भी डरती है। आप इसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? देखिए जी, धमकी तो नहीं थी, इसमें ज़ाहिर है अपोजिशन की अपनी नाकामी भी है। मेरे ख्याल में उन्होंने अपने पत्ते सही तरीके से नहीं खेले और ईद से पहले ही उन्होंने सवैयाँ पका ली हैं, बारात से पहले ही उन्होंने जो है वो शुरलियाँ चला दी अपनी, और जब बारात आई तो उसके बाद कुछ करने को था ही नहीं। तो पीडीएम ने जिस तरीके से अपनी सियासत की है, मेरे ख्याल में उसके नुकसानात उठाए हैं अपोजिशन ने और हुकूमत को उसका फ़ायदा हुआ है। बाकी दूसरी बात, मैंने आपको जब कोई ये बात नहीं कर रहा था तो मैंने आपको 10 साला मंसूबे का जिक्र किया था। वो प्लान जो है 10 साला, अब पता नहीं अगले 5 साल कैसे होते हैं, लेकिन 10 साला प्लान जो है मुख्तलिफ़ अशकाल में वो इम्प्लीमेंट होता रहा है। तो 10 साल पे तो तब आप जाएंगे ना, पहले 5 साल कंप्लीट करवाएंगे। तो 5 साल कंप्लीट करवाने की बड़ी कोशिश की गई है। जितनी सपोर्ट इमरान खान साहब को ज़ाती तौर पर और उनकी जमात को इज्तमाही तौर पर इस सिस्टम ने दी है, इस इस्टेब्लिशमेंट ने दी है, पाकिस्तान में उसकी कोई तारीख़ नहीं मिलती। जिस तरीके से इस हुकूमत को प्रॉप अप किया गया है, इसके सामने जो चैलेंजेस थे उसको रियासती वसाइल को इस्तेमाल करते उसको न्यूट्रलाइज़ किया गया है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन इसके बावजूद लोग बीच पहले टेन्योर के ये बात कर रहे हैं जी कि हुकूमत अपना टेन्योर पूरा कर सकती है इस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर या नहीं। तो मेरे ख्याल में डरे नहीं हैं, लेकिन जब तमाम वसाइल का इस्तेमाल किया जाएगा, उनको बरूए कार लाया जाएगा और कहा जाएगा जी कि हमने हर हाल में इनको पूरा करवाना है इनका टेन्योर, तो फिर टेन्योर लोग पूरा कर ही लेते हैं। लेकिन टेन्योर पूरा करना और टेन्योर पूरा करके इज़्ज़त बचाना जो है ना वो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। एक टेन्योर पूरा करना और मुल्क की खिदमत करना मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। दो, तीसरी बात यह है कि टेन्योर पूरा करना और ऐसे मसाइल को हल करना जो तवील मुद्दत हैं वो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। यहाँ बिल्कुल रिवर्स हुआ है। डिवीजन्स क्रिएट की गई हैं पाकिस्तान के अंदर, जो तवील मुद्दत मसाइल उनका हल तलाश नहीं किया गया बल्कि उनको मज़ीद गंभीर बना दिया गया है। और टेन्योर पूरा करते करते आप देखें जो सियासी साख थी वो भी बरकरार नहीं रही। तो टेन्योर पूरा करना तो कोई इशू नहीं है, वो तो हो ही जाता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है वो एक अलग मामला है जिसके ऊपर फ़िक्र की ज़रूरत है और जिसका जिक्र भी बार बार करना चाहिए। दरअसल साहब, पिछले कुछ हफ्तों से मैं देख रहा था कि नैब के ख़िलाफ़ एक प्रॉपर बयानिया बनाया जा रहा है। हुकूमती वज़रा को बुला के, हुकूमती मशीरों को बुला के सवाल किए जा रहे हैं कि आप को नैब भी तंग कर रहा है, तो क्या आपके कामों में ये रुकावट तो नहीं है, और इस तरह से एक प्रॉपर बयानिया बनाया जा रहा है। तो क्या आपके ख़्याल में अब गवर्नमेंट ने फ़ैसला कर लिया है कि नैब, क्योंकि अगला तो हाथ इन पे पड़ना है, तो नैब को कुछ सीज़ कर दिया जाए या कोई इसके बारे में ले आई जाए, पॉलिसी को ले आई जाए, तो उसके लिए प्रॉपर पहले बयानिया बनाया जा रहा है। क्योंकि इनका जो नारा था करप्शन के हवाले से, उसको तो बड़ी ठेस पहुंचेगी कि अगर नैब को बंद कर दिया जाए, जबकि नैब की परफॉर्मेंस सबके सामने है। आपको इस बारे में क्या राय है, क्योंकि गवर्नमेंट कोई स्टेप लेने जा रही है? जी हाँ, नैब का ख्याल है कि उससे बेहतर इदारा ही कोई नहीं है। अब आप देख लें कि नैब हर जगह पर ज़ेर बहस आ रहा है। उसके ख़िलाफ़ बयानिया किसकी तरफ से आ रहा है ये भी आप देखें। अब तो वज़ीर आज़म ने ख़ुद ये कहना शुरू कर दिया है कि वो नैब के कवानीन को तब्दील करने का सोच रहे हैं, क्योंकि नैब की कार्रवाइयों की वजह से काम के बंदे मुख्तलिफ़ अहम ओहदों पर फायज़ होने के लिए तैयार नहीं हैं, तो उन लोगों को बचाने की ज़रूरत है। आप अंदाज़ा करें, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये फरमा रहे हैं कि मेरा एहतसाब का पसंदीदा इदारा इस तरीके से काम करता है कि मैं अहम तैनातियाँ नहीं कर सकता। ये शुत्र बेमुहार है जो वज़ीर आज़म साहब जिसका हवाला दे रहे हैं। फिर फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो हैं वो नैब के ऊपर बात कर रहे हैं और बता रहे हैं किस तरह बिज़नेस कम्युनिटी जो है
वो काम नहीं करना चाहती और ब्यूरोक्रेट्स हैं वो काम नहीं करना चाहते नैब की वजह से। सुप्रीम कोर्ट से लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक अगर आप मुकदमात की तफसील उठा के देखें तो इतनी तवील फ़हरिस्त है नैब की कारकर्दगी को जांचने के लिए कि आपको किसी और तज्ज़िया निगार की ज़रूरत नहीं है। तो कोर्ट्स भी यही बात कर रही हैं। मज़े की बात आपको बताऊं कि जो मुख्तदर हलके हैं उनसे जब हम बात करते हैं तो आपको पता है पाकिस्तान के अंदर डिवीज़न्स के हवाले से अब बात करते हैं कि पाकिस्तान में डिवीज़न्स बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई हैं। जो नंबर 1 चैलेंज वो आइडेंटिफाई करते हैं वो नैब है। जी, ये मुख्तदर हलके जो हैं वो नंबर 1 चैलेंज आइडेंटिफाई करते हैं नैब को और कहते हैं जी हमने तो कितनी मरतबा कहा है कि आप कानून पास करके इसके केसेस को वाइंड अप करें। तो अब आपको हवा तब्दील होते हुए नज़र आती है। अब नैब जो है वो उसी तरीके से चल रहा है। वज़ीर-ए-आज़म साहब मुख्तदर हलकों की तरफ देखते हैं वो उनका नैब के बारे में क्या रवैया है, तब्दील होते हुए ज़रा उनको भी फ़िक्र होती हुई मुझे भी कोई थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी है। लेकिन उनको शौक़ बड़ा है कि नैब के ज़रिए मेरे जो ओपोनेंट्स हैं उनकी ऐसी की तैसी होती रहे। अब ये हो नहीं सकता कि नैब जो है आपके पसंद के ब्यूरोक्रेट्स पर तो हाथ ना रखे और आपके ओपोनेंट्स की ऐसी की तैसी करती रहें। तो तमाम का तमाम एहतसाब का जो आपने निज़ाम बनाया हुआ था उसको तब्दील करने की ज़रूरत है। ये है हुकूमत की तरफ से आपको जो बयानात नज़र आते हैं उसकी मुकम्मल तौर पर हालिया तारीख़। ये मुख्तलिफ हल्के भी अब समझते हैं कि नैब की मौजूदगी में कौमी यकजहती नहीं बन सकती। नैब की मौजूदगी में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो नहीं आ सकती, कोई अच्छी डिबेट नहीं हो सकती। ये मुख्तलिफ हलकों का कहना है। अब जस्टिस साहब को समझना होगा कि जब मुख्तलिफ हलके ये बातें करना शुरू कर देते हैं तो उनको भी फिर अपनी पॉलिसी में कुछ तब्दीली लाने की शायद ज़रूरत महसूस हो। अगर अभी महसूस नहीं करे तो वो हो सकता है अगले दिनों में करना शुरू कर दें। अस्सलाम वालेकुम तलत साहब, मैं नूर अहमद ताहिर कसूर से बोल रहा हूँ। तलत साहब, मेरा आपसे सवाल है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट से पाकिस्तान को छुटकारा मिल सकता है? जी, हर मुल्क के अंदर इस्टेब्लिशमेंट होती है, तो कोई भी मुल्क इस्टेब्लिशमेंट के बगैर नहीं चलता। इस्टेब्लिशमेंट बेसिकली बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है जिसको सपोर्ट करने वाले बहुत सारे और इंस्टीट्यूशंस होते हैं और ग्रुप्स होते हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, मिल के एक आपको कहते हैं कोर बनाते हैं जो ज़ाहरन और छुपकर मुल्कों को चलाती है या फ़ैसला साजी के ऊपर असरअंदाज होती है। कोई भी मुल्क जो है इस्टेब्लिशमेंट के बगैर नहीं है। असल में इशू छुटकारे का नहीं है। आप जो बात कर रहे हैं वो सियासी तौर पर जो मुदाखलत होती है उसको रोल बैक करने की आप बात कर रहे हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट तो मौजूद रहेगी। इस्टेब्लिशमेंट के बगैर तो सिस्टम चल नहीं सकते ना जी। इस्टेब्लिशमेंट अब सियासी तौर पर जब मुतनाज़ा होती है तो आपको एक बहुत बड़ा अमफरेत लगता है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट जो है वो निज़ाम का एक हिस्सा है और उसके बगैर आप निज़ाम चला नहीं सकते। रीढ़ की हड्डी आप कह सकते हैं। लेकिन जब इस्टेब्लिशमेंट अपने अहम कामों से हटकर वो काम करने लग जाती है जो उसके नहीं हैं, यानी सियासत को मैनिपुलेट करने लग जाती है, पॉलिसी को डायरेक्ट करने लग जाती है, तो फिर इश्यूज़ डेवलप होते हैं। तो यकीनन अगर इस्टेब्लिशमेंट की इन कार्रवाइयों की वजह से पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छी चीज़ें हो रही होती हैं तो फिर कहते हैं जी बिल्कुल छुटकारा नहीं दें, इनको मज़ीद ताकत दे दें। लेकिन जो हमारी तारीख़ है इससे तो ये लगता है कि जितना आप घुसेंगे दूसरे कामों के अंदर उतने ही मसाइल ज़्यादा सामने आएंगे। तो इस लिहाज से तो छुटकारा खुद ही हासिल हो जाना चाहिए, क्योंकि नताइज जो निकले काम के वो पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। जब ये समझ आ जाएगी तो वो सियासी छुटकारा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए। मुस्तकबिल करीब में होगा मुझे नहीं लगता जी, मुस्तकबिल करीब में तो ये नहीं होने का। अस्सलाम वालेकुम तलत भाई, मुझे अभी एक किसी ने वीडियो भेजी है और एक कोई फीमेल, अगर आप कहें तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूं। असल में बात ये पूछना चाह रहा था, ये मुल्क सारा किस काम पे लगा हुआ है? इस हुकूमत ने क्या ऐसा वो किया है कि हर बंदा एक ही काम में लगा हुआ है? और अल्लाह खैर करे हमारे मुल्क पे। इनकी समझ नहीं आ रही ये मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं। वो अफशा खातून जो थी आशाना वाली, उन्होंने क्या क्या इंकशाफात किए और क्या क्या हुआ, और उस पर कोई हुकूमती रद्द-ए-अमल नहीं आया। तो उसके बाद सब कुछ यही होना है ना। देखिए, गुजारिश ये है कि जब आप लोगों की प्राइवेट ज़िंदगियों को डॉक्यूमेंट करने लग जाएंगे तो आपको लगेगा कि बस हर तरफ खराबी खराबी है। कोई वजह है कि लोगों ये बताया गया है कि लोगों की निजी ज़िंदगियों के बारे में आप ज़्यादा जो है ना तहकीक ना करें।
क्योंकि लोग फिर आपकी निजी ज़िंदगी के बारे में तहकीक करेंगे। मैं ज़्यादा बात इसके ऊपर नहीं करता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम सब खुद दयानतदारी के साथ शीशे के सामने खड़े होकर देखें कि हम कितने पानी में हैं और हमारी जो निजी ज़िंदगियां हैं, अगर उनके कुछ हक़ाइक़ लोगों के सामने आ जाएं तो हमें ख़ुद एहसास होगा ये असल इशू ये नहीं है कि लोग यही काम करें, असल इशू ये है कि आप लोगों की निजी ज़िंदगियों के अंदर घुस रहे हैं। मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि वही पत्थर मारे, वही कंकर मारे जिसका अपना दामन साफ़ हो। तो जब आप कैमरे का इस तरह का इस्तेमाल शुरू करेंगे नहीं तो फिर आपको यही लगेगा कि हर तरफ ऐसी हरकतें हो रही हैं। बुनियादी बात आपको ये रखनी चाहिए कि जो इज्तमाई अखलाकी अक़दार हैं उसका एहतराम करते हुए आप रियासत और हुकूमत और आपके इर्द गिर्द जो शहरी हैं उनके हकूक़ आप अदा करते रहें, अपनी ज़िम्मेदारियाँ आप समझते रहें और दूसरों को अपने हकूक़ वायलेट करने की इजाज़त ना दें। अगर ये अरेंजमेंट हो जाता है ना जी, तो फिर फ्रैंकली कौन क्या अपनी निजी ज़िंदगी में कर रहा है उससे हमारी तवज्जो हट जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि हमें बहुत शौक़ है खिड़की से झांकने का। खिड़की से झांकने का जो शौक़ रखते हैं उनसे गुजारिश ये है कि थोड़ा सा वक्त निकाल कर गिरबान में भी झांक लें, तो फिर वो दूसरों की खिड़कियों से नहीं झांकेंगे। फिर उनको पता चल जाएगा कि जी कि अगर किसी ने मेरे गिरबान में मेरी खिड़की से झांक लिया तो हालात उससे कुछ मुख्तलिफ नहीं होंगे जो जिनकी बुनियाद पर हम दूसरों पर तनकीद करते हैं।